तो साथियों कैसे हो। फाइनली डिमांड के लास्ट फेज पे आ चुके हैं हम। डिमांड वाला जो टॉपिक कर रहे थे और इसमें अब दो ही टॉपिक बच रहे हैं हमारे, एक इनकम इलास्टिसिटी और एक है क्रॉस इलास्टिसिटी। बेसिकली ये टॉपिक जो है वो ग्रेजुएशन, सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस या फिर जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके में यूज होने वाला है। क्लास +1 के लिए ये टॉपिक नहीं है क्योंकि क्लास +1 लिमिटेड है आपका प्राइस इलास्टिसिटी तक। तो दोनों के बारे में पहले जान लेंगे हम थोड़ा थोड़ा क्या है। देखो, इससे पहले जब हमने इलास्टिसिटी बताई थी मैंने, तो आप लोगों को बताया था कि इलास्टिसिटी का क्या फर्क है कि मांग पे कितना हम मांग को स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद हमने 3 फैक्टर बात करे थे। सबसे पहले बात करा हमने प्राइस का बारे में, फिर बात करी हमने इनकम के बारे में और फिर बात करी हमने अदर गुड्स के बारे में, अदर कमोडिटी, जिनको बेसिकली आप क्या कह सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूशनल। यानी प्रतिस्थापन एवं पूरक। ये हो गया आपका आय और ये हो गया कीमत। अब जब हमने डिमांड की डेफिनेशन के बारे में बात करी थी तो डिमांड में हमने एक चीज कही थी, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अगर प्राइस के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी डिमांड पे, किसी कमोडिटी की डिमांड पे अगर प्राइस का इंपैक्ट पड़ रहा है तो उसके लिए हमारे पास एक अलग सिनेरियो था, ठीक है। और जब अदर फैक्टर के कारण उसका इफेक्ट पड़ रहा है तो उसका अदर रीजन थे। तो जो डिमांड पे जब प्राइस का इंपैक्ट पड़ रहा है तो इसको हमने लिखा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो अदर फैक्टर थे, अदर फैक्टर में 2 मेनली हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका इनकम होता है और सेकंड होता है आपका अदर गुड्स, जिसको हम डिनोट करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्यों क्रॉस इलास्टिसिटी क्यों करते हैं इसमें? क्योंकि प्राइस होगा एक्स गुड्स का तो डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा वाई गुड्स की, तो इसलिए इसको क्रॉस इलास्टिसिटी या आड़ी लोच भी कहा जाता है। अब ये प्राइस इलास्टिसिटी हम कर चुके हैं कि कीमत के बढ़ने पे प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, हमारी डिक्लाइन होगी। और डिग्री का मतलब था यहाँ पे कि किस एंगल पे हमारा डिमांड कर्व बनता है, तो उसके बारे में हमने यहाँ जाना था। इसकी 5 डिग्रियां हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम जो बात कर रहे हैं, आज बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में। इनकम इलास्टिसिटी बेसिकली समझो जैसे कि हमने यहाँ पे प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी, डिमांड पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा था हमारा प्राइस के कारण, वैसा ही कुछ इनकम का इम्पैक्ट भी पड़ रहा है डिमांड पे। उसको हम आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे। प्राइस इलास्टिसिटी, देखो एज सेम पहले की तरह थोड़ा सा पहले को कोरिलेट करते चलते हैं। कीमत के जो था यानी कि प्राइस, इसके कम होने या ज्यादा होने पे डिमांड पे इंपैक्ट पड़ा था, कुछ डिमांड बढ़ी थी या घटी थी। उसी तरह बात करें इनकम यानी आय के कम होने पे या ज्यादा होने पे डिमांड पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सपोज करो आपकी आय जो थी, पहले 100 रुपए आपकी इनकम थी, तो आप किसी कमोडिटी के लिए डिमांड थे वो 10 यूनिट की डिमांड कर रहे थे आप, ठीक है। अब आपकी आय है जो 100 रुपए से बढ़ के 150 रुपए हो जाती है। इस कंडीशन में 2 कंडीशन बनेगी कि या तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी या सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि इनकम बढ़ी आपकी और डिमांड घट गई आपकी,
क्या ऐसा किसी केस में होता है कि इनकम बढ़ने से डिमांड घट रही हो? रिकैप करो थोड़ा सा। एक एक्सेप्शन केस हमने पढ़ा था ऐसा भी नहीं। वॉबलन गुड्स में तो पॉजिटिव होता है, जो घटिया वस्तु होती है जिनको हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं, उसमें केवल आय बढ़ने पर डिमांड उसी में घटती है, इंफीरियर गुड्स में, घटिया वस्तुओं में। अदरवाइज सब में क्या रहेगा? पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा। ठीक है, तो हमने एक बात करी थी कि हमारे पास जो गुड्स होती हैं वो एक तो नॉर्मल गुड्स होती हैं, एक हमारे पास इंफीरियर गुड्स होती हैं, ठीक है, और एक हमारे पास वेबलन गुड्स होती हैं। तीन तरह की गुड्स के बारे में हमने नॉर्मली बात कर लिया। पहली है सामान्य वस्तुएं, दूसरी है घटिया वस्तुएं, तीसरी है वॉबलन गुड्स, यानी कि जो बहुत ज्यादा महंगी या प्रतिष्ठित वस्तुएं, इनको आप समझ सकते हो कि जो लग्जरी आइटम्स हैं। ठीक है, अब इन तीन तरह की गुड्स के साथ ही हम डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी की हम बात करेंगे, या ये जानेंगे कि इन तीन तरीके की वस्तुओं पे इनकम इलास्टिसिटी का क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? हमने क्या बात करनी है? हमने जाना कि आय के बढ़ने पे डिमांड हमारी या तो बढ़ेगी या बराबर रहेगी। अब आय बढ़ने पे डिमांड बढ़ रही है, तो किन तीन तरह की वस्तुओं को हमने बेसिकली कैटेगराइज किया है? एक सामान्य वस्तुएं, दूसरी इंफीरियर यानी कि घटिया वस्तुएं, और तीसरी वाबलन यानी कि लग्जरी गुड्स। अब आय बढ़ने पे तीनों तरीके की गुड्स के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम यहां जान रहे हैं। YED का मतलब है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। YED इकोनॉमिक्स में इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों आई से बनते हैं। तो रीजन क्या है? जो आई बेसिकली है हम इन्वेस्टमेंट के लिए डिनोट करते हैं और इनकम के लिए यूज करते हैं वाई, क्योंकि वाई का मतलब होता है यल, YILL। इल भी बोलते हैं इसको, यल भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो, तो इस कारण से वाई से हम इनकम डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये चीज याद रखना। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, YED, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। हाँ, इनकम और इन्वेस्टमेंट को ऐसे करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। देखो, जिस भी चीज के कारण इंपैक्ट पड़ रहा है डिमांड में, जिस भी चीज के कारण, चाहे वो प्राइस है, चाहे वो इनकम है, चाहे दूसरी गुड्स है, उसको हम हमेशा नीचे लेते हैं, और जिस पे फर्क पड़ रहा है वो ऊपर लेते हैं हमेशा। ऐसे ही सेम जब परसेंटेज के क्वेश्चन भी करोगे तो उसमें भी यही होता है स्टेट में। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, ये इसका फॉर्मूला बनता है। अब परसेंटेज चेंज के बारे में हमने पढ़ा कि हमने तीन तरह की गुड्स की कैटेगरी बनाई थी, जिसमें सबसे पहले थी हमारे पास नॉर्मल गुड्स, दूसरी थी इंफीरियर, और तीसरी थी वाबलन, या इनको आम भाषा में लग्जरी आप कह सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है 100 रुपीज पर मंथ से, और आपकी नई इनकम बन गई है 150 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। अब सबसे पहले देखो नॉर्मल गुड्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। अगर आपकी इनकम जो इंक्रीज होती है 100 रुपए पर महीने से और आपकी 150 रुपए पर महीना हो जाती है, तो सबसे पहले नॉर्मल गुड्स में क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा? घटेगी, बढ़ेगी, या सेम रहेगी? देखो, आइदर जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज करेगी, या आइदर डिमांड हमारी स्टेबल रहेगी। ठीक है, या तो बढ़ेगी
या स्टेबल रहेगी। इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, जब हमारी आय बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होगा हमारे साथ, हम घटिया वस्तुएं खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं घटिया वस्तुएं, या थोड़ी सी कम अच्छी क्वालिटी वाली गुड्स क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि अभी पास हमारे पास पैसे कम है। अगर हमारा खर्चने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि हमारी आय बढ़ जाती है, तो हम क्या करेंगे, इनकी डिमांड कम कर देंगे और सामान्य वस्तुओं की जो डिमांड है वो हम ज्यादा कर देंगे। ठीक है, तो एक लौता केस जहां पे इंफीरियर क्वांटिटी की अगर बात करी जाए, देखो एक मैंने आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं यहाँ पे बीच में रोक के इसको। एक ये बताया था कि नॉर्मल गुड्स, लिखा तो है देखो, प्राइस इलास्टिसिटी के डिमांड में मैंने एक चीज बताई थी आपको, प्राइस इलास्टिसिटी में जब बताई थी कि प्राइस के साथ नॉर्मल गुड्स का रिलेशन कैसा होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके साथ कैसा रिलेशन था, नेगेटिव था। इंफीरियर गुड्स का कैसा था, अगर इनका प्राइस बढ़ेगा तभी इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो इसका कैसा था रिलेशन, पॉजिटिव था। अब बात करें इनकम की, अगर नॉर्मल गुड्स के साथ प्राइस नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स का क्या होता है, इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी हमारी इंक्रीज होगी, यानी कि पॉजिटिव। आय के साथ इसका क्या होगा, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड है इनकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें कैसा रिलेशन है, इसमें नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे सीधा नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाता है। इंफीरियर गुड यानी आप ये मान लो कि देखो, आपके पास जब पैसे अच्छे हैं तो आप अच्छी क्वालिटी का अनाज ले रहे हो। जब पैसे कम होंगे यानी कि आय कम होगी तो आप क्या करोगे, बाजरा, ज्वार या फिर मोटा अनाज खरीदना पसंद करोगे, या मजबूरी में खरीदोगे। तो कोरस ग्रेन जो है, कोरस ग्रेन या मिलेट्स जो है, एक इंफीरियर गुड्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में नॉट रियली, यहां देखो कॉन्ट्राडिक्टरी वाली बात में, हाँ हाँ, उसमें अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, इंफीरियर गुड्स ऐसा वो नहीं पढ़ाया था। नहीं, ऐसा ही पढ़ाया था। देखो पहले, अगर ये माना जाता है इंफीरियर गुड्स के साथ, जब एक्सेप्शन ऑफ हमने डिमांड ऑफ लॉ पढ़ा था तब उसमें ये पॉइंट बताया था कि ऐसा माना जाता है, अतार्किक जो डिसीजन थे हमारे उसमें ऐसा माना जाता है कि महंगे वस्तुएं अच्छी होती हैं। पॉइंट कर रहा था ना। तो इंफीरियर गुड्स को अगर उनका प्राइस हाई है, बेशक से वो घट गया है, तो ये मान के चलते हैं कि ये ठीक होगी, इसलिए इनको खरीद लो कम इनकम में। महंगी वस्तुएं अच्छी नहीं होती हैं, ये अतार्किक संगत थी हमारी, इररेशनल थिंकिंग थी, जो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन केस था। इसको ऐसे समझ लो यार, आपकी क्या बोलते हैं, जैसे मार्केट में जब एप्पल्स आती हैं तो एक स्टिकर वाली एप्पल आती हैं, एक थोड़ी सी रेड सी एप्पल आती है, और एक ग्रीन ग्रीन एप्पल आती हैं, एक जाली वाली आती हैं। अब अगर मान लो आप सेब है आपकी रीच से परे हैं, मान लो 200 रुपए 250 रुपए किलो की वो चल रही है, तो उसके बाद आपके 3 तरह की एप्पल्स हैं, एक जो 250 रुपए किलो दे रहा है, एक जो 150 रुपए किलो दे रहा है, और एक 100 रुपए किलो दे रहा है। जब आपका हाथ रिस्ट्रिक्टेड है तो कौन से वाली ऑफर करोगे आप, सस्ती होगी जो सबसे, मान लो 100 रुपए वाली थी। अब 100 रुपए वाली कीमत का बढ़ जाता है प्राइस, मान लो 100 से 110 हो गया, लेकिन जो 150 वाली थी वो 150 वाली जाके 200 में चली गई और 200 वाली और ऊपर चली गई। तो इस कंडीशन में भी आप कौन सी को प्रेफर करोगे, अभी भी 150 वाली ही लोगे ना, मजबूरी है क्योंकि उसका प्राइस हो गया। अब आपको लगेगा कि शायद वो थोड़ी सी अच्छी है। तो इसलिए जो इंफीरियर गुड्स हैं उनकी डिमांड तभी तक हो सकती है जब तक उनका थोड़ा सा एक विद इन अ लिमिट उनका प्राइस इंक्रीज हो रहा हो और उपभोक्ता की आय ना बढ़ी हो। अगर जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो उन चीजों को छोड़ देगा। कैसे, आप स्प्रेटा मिल्क पी रहे हो,
ठीक है। जैसे ही आपकी इनकम अच्छी होती है, तो मान लो आपको दूध तो 2 किलो ही लेना था, अब क्या करोगे, 2 किलो सपरेटा दूध लोगे, इससे अच्छा आप 1.5 किलो प्योर मिल्क ले लोगे, या 1 किलो प्योर मिल्क ले लोगे। आप उसको टोफू खा रहे थे, अब आप पनीर खा सकते हो उसकी जगह पे। तो इनकम बढ़ने से क्या हुआ, इनकी डिमांड क्यों कम हो रही है, क्योंकि इनको लेफ्ट कर दे रहा है कंज्यूमर जो है, इसलिए इनकी डिमांड कम होती है इनकम के बढ़ने पे। ठीक है, क्लियर है। इंफीरियर गुड्स का ही क्यों प्राइस बढ़ने पे इनको, सॉरी प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डिमांड तो बढ़ेगी, पहले ही घटिया चीज है। हाँ, पहले ही घटिया चीज है, उसको लेने से पहले ही बता रहे हैं, वो तो मजबूरन लेके प्राइस फिर और भी बढ़ेगा, तो फिर क्यों लेंगे? अरे एक चीज बताओ ना, अगर इंफीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो नॉर्मल का भी तो बढ़ा होगा। तो नॉर्मल गुड्स पे तो वैसे ही एप्लीकेबल नहीं हो रहा कि वो तो आपके लिमिट से पहले ही बाहर चली गई ना। एक मार्केट मैकेनिज्म क्या है, अगर बूम आता है, इन्फ्लेशन आता है, तो सभी चीजों पे आएगा ना। जो चीज 10 की थी वो 20 की होगी, जो ऑलरेडी पहले 20 की थी वो तो 40 की हो जाएगी ना। तो इस कंडीशन से प्राइस के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन है इंफीरियर गुड्स का। या आप ये कह सकते हो, देखो जब लॉ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड इन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये भी मत समझो कि प्राइस बढ़ने पे इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो आप ये भी मान सकते हो कि दूसरी चीज का प्राइस बढ़ने पे इनकी डिमांड उतनी ही है जितना की होनी चाहिए थी। इनकम बढ़ने पे डिमांड घटेगी इनकी। क्लियर? हाँ जी चिराग भाई। तो अब आ जाओ वाबलन गुड्स के साथ, यानी लग्जरी गुड के साथ। अब इस कंडीशन में इन दोनों को समझते हुए आप क्या यहां से आइडिया लगा सकते हो कि इनके साथ क्या होगा? गैस करो। आय बढ़ने के साथ इन लग्जरी गुड्स की मांग बढ़ती। बिल्कुल सही। सीधा सीधा इनकम और जो वेबलन गुड्स हैं इनकी जो डिमांड है उसमें सीधा सीधा पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड भी बिल्कुल बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि इनकम बढ़ने पर वेबलन गुड्स की डिमांड कम हो जाए या कांस्टेंट रह जाए। इनकी हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, फॉर श्योर बढ़ेगी। इसमें रुक सकती है या बढ़ सकती है, कम नहीं होगी, लेकिन इसमें ना रुकेगी ना कम होगी, सिर्फ बढ़ेगी। ठीक है, अब इन्हीं तीनों गुड्स को लेके हम आगे हमने डिग्री डिसाइड करनी है इसकी। हाँ जी, अगर प्राइस बढ़ेगा हाँ तो डिमांड घटेगी नहीं, लग्जरी गुड की वाबलन गुड्स आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सो इनके ऊपर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रूल ही एप्लीकेबल नहीं होता। अब जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, अब तो डिमांड तो बढ़ी है। लेकिन अगर गोल्ड का प्राइस बिल्कुल ही जीरो आ जाए या बिल्कुल ही ऐसा आ जाए कि उसको राह चलता भी खरीद ले, तो क्या उसकी ओरिजिनलिटी रह जाएगी? फिर यही है ना, हमने बिल्कुल नीचे जाके नहीं सोचना है। एक मार्केट मैकेनिज्म क्या है, देखो कोई भी मार्केट है वो कहां सर्व करना चाहेगी, या तो उसको मिनिमम लॉस हो, यानी कि जीरो बराबर, नो गेन नो प्रॉफिट, या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट हो, सॉरी गलत बोल दिया है, या तो मिनिमम प्रॉफिट हो और या फिर नो लॉस की कंडीशन हो। इसको बोलते हैं हम एट पार। भाई जितने का बनाया उतने का बेच दिया। मार्केट या तो यहां सरवाइव करना पसंद करेगी या मिनिमम प्रॉफिट पे सरवाइव करना पसंद करेगी। अगर इससे नीचे कंडीशन जा रही है ना, तो फिर जो ये कंडीशन आ जाती है, यहां पे एंड ताला लग जाता है किसी भी उद्योग को। जब यार अगर वो लॉस मेकिंग कर रही है तो फिर वो क्यों चलाएगी? ठीक है, तो मार्केट मैकेनिज्म में जब हम बात करेंगे तो हम यही मान के चलेंगे कि भाई वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि सोना कभी 1000 रुपए किलो नहीं होगा, ये मान के चलो आप। और ये प्रैक्टिकल भी है, सोना कभी इतना डाउन वैल्यू आ ही नहीं सकता है। अगर करेंसी चेंज कर लो। हमने क्योंकि स्टैंडर्डाइज सिस्टम को एक्सेप्ट किया हुआ है इंडियन बैंकिंग ने,
तो गोल्ड तो उसके बराबर में रखना ही पड़ेगा ना, मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे काम करता है आरबीआई। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम में फॉरेन एसेट्स और गोल्ड रिजर्व तो रखना ही रखना पड़ेगा। गोल्ड की जितनी मर्जी कीमत डाउन कर लो तो गोल्ड तो चाहिएगा। गोल्ड कभी भी जीरो वैल्यू नहीं करेगा। अगर सिक्के गोल्ड पे चला दिए जाए, इनकम इलास्टिसिटी, जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्रियां डिस्कस करी थी कि यूनिटरी इलास्टिक होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, इलास्टिक होती है। फिर उसमें यूनिटरी में हमने तीन, इलास्टिक में तीन बेसिकली डिग्री डिस्कस करी थी, यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन, रिलेटिवली मोर देन और रिलेटिवली लेस देन, यानी इकाई से अधिक और इकाई से कम, ये हमने डिस्कस करी थी। इसी तरह से इनकम इलास्टिसिटी की भी 5 डिग्री होती हैं। बेसिकली यहाँ डिग्री का जो मतलब है, हम डिग्री का मतलब ये समझ रहे हैं कि जो भी हमारी इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब इनकम के कारण जो डिमांड पे हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कितना हार्ड या कितना सॉफ्ट होगा। आप इसको डिग्री को ऐसे नॉर्मली समझ सकते हो लेमैन लैंग्वेज में। ऐसे ही जैसे प्राइस के कम या ज्यादा होने से डिमांड पे कितना हार्ड इम्पैक्ट पड़ा है, कितना कम हुआ, तो डिमांड कितनी बड़ी है, हाँ, उसको अगर हमने क्वांटिटी में डिनोट करना है, क्वांटिटी वाइज बताना है, तो उसके लिए हम डिग्री को यूज करते हैं बेसिकली। और डिग्री जो सही मायने में यूज होती है वो इस डायग्राम पे यूज होती है, जहां से आप कर्व की जो डीडी कर्व है हमारा, उसकी कंडीशन देख के बताते हो। कभी कर्व ऐसा होगा, कभी कर्व ऐसा होगा, कभी कर्व ऐसा भी बनेगा, ठीक है, कभी स्लांट होगा तो कभी बिल्कुल फ्लैटर होगा। तो ये हमने प्राइस के में जाना था। ऐसे ही जो हमारे 3 ब्रॉडर कैटेगरी हैं हमारी इनकम इलास्टिसिटी के लिए भी हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज को हमने यहाँ पे बात करी है, जिसमें है हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यहां से आपको सिंपल सा समझ में आ रहा होगा कि इन तीनों में होने क्या वाला है। अगर पॉजिटिव इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, इनकम बढ़ने के साथ जब डिमांड इंक्रीज होती है तो ये पॉजिटिव साइड को डिनोट करेगी हमारी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये किस कंडीशन में होता है हमारा, देखो इसके लिए 2 कंडीशन बताई थी हमने, 2 तरीके की गुड्स के बारे में बात करी थी। कौन कौन सी, एक थी हमारी नॉर्मल गुड्स, एक दूसरी थी वेबलन गुड्स। वेबलन कमोडिटी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव जो है, नेगेटिव कंडीशन जो होगी हमारी, यानी क्या होगा, इनकम बढ़ेगी और डिमांड हमारी, तो ऐसा किस कमोडिटी के साथ हो रहा था हमारा, इंफीरियर गुड्स के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो इलास्टिसिटी की। इनकम बढ़ी या घटी, डिमांड पे नो इफेक्ट। क्या इस तरह की ऐसी कोई गुड्स हो सकती है, इनकम बड़ी और घटी, बढ़े या घटे, लेकिन उसका मांग पर कोई असर ना पड़े? कौन सी, क्या कैटेगरी होगी वो? लाइफ की जो चीजें हैं, बिल्कुल, इनको हम बोलते हैं नेसेसिटी आइटम। नमक खाना ही पड़ेगा, सॉल्ट आपका, उसके बाद ले लो आप लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये समझ में आ गए जी। 3 ब्रॉड कैटेगरी आपके समझ में आ गई। पॉजिटिव इलास्टिसिटी, सॉरी इनकम इलास्टिसिटी कब होगी हमारी, जब या तो नॉर्मल गुड्स होंगी या वबलन गुड्स होंगी, यानी कि प्राइस इनकम के बढ़ने पे डिमांड हमारी बढ़ेगी। नेगेटिव इलास्टिसिटी कब होगी, जब वाई बढ़ेगी यानी इनकम बढ़ेगी और डिमांड घट जाएगी हमारी। और जीरो इलास्टिसिटी कब होगी, जब इनकम बढ़े या घटे लेकिन डिमांड पर कोई असर ना पड़े। इतना क्लियर है? अगर इनके डायग्रामेटिक, अभी सिर्फ इन 2 की बात कर रहे हैं, इसको छोड़ के चल रहे हैं क्योंकि इसमें भी फर्दर आगे सब कैटेगरी पढ़नी है, तो पहले इन 2 को निपटा लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे जीरो इलास्टिसिटी वाला, प्राइस इलास्टिसिटी का एक जब बात कर रहे थे तो एक डिमांड कर्व बनाया था हमने, जिसमें हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लिया था। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा क्या ले रहे थे, क्वांटिटी ले रहे थे, वाई एक्सिस पे प्राइस ले रहे थे, तो यहां पे हम इनकम लेंगे, ठीक है।
वहां पे आपको याद हो तो हमने एक लिखा था ED इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 में एक कंडीशन आई थी जब हमने एक डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के साथ एक क्वांटिटी हमने रखी थी। कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, याद आ रहा हो तो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस थे लेकिन क्वांटिटी आपकी सेम थी। तो ऐसा ही इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी बनेगा कि बेशक से इनकम आपकी कुछ भी रहे, आपने जो एक क्वांटिटी डिमांड करनी है वो आप डिमांड करोगे ही। ये एग्जाम्पल किस चीज का हो सकता है? एग्जाम्पल मान लो इसका, जैसे कि यहां बात भी कर ली है हमने एग्जाम्पल के लिए बेसिक कमोडिटीज, या ये कहें नेसेसिटी वाली। सॉल्ट हो गया आपका, और क्या हो सकता है इसमें, मैच बॉक्स हो गया, मेडिसिन होगी। तो क्या कभी सुना है कि भाई अगर आपकी आय बढ़ गई तो आप पहले 2 माचिस खरीदते थे, अब 4 माचिस खरीदने लगे? ठीक है, आग लगाने वाली चीजें भी तो डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी बनेगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी 0। समझ में आ गया? 0 सबसे इजी है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ चलते हैं। नेगेटिव, देखो नेगेटिव अगर मैं इसको ये लिखूं, तो क्या ठीक लिख रहा हूं मैं इसको? इक्वल टू ग्रेटर इसके नीचे आएगा ना, ऐसे ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। लेस देन तो ऐसा होता है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। लेस देन 0, इक्वल टू नहीं है ना, इक्वल टू नहीं है, लेस देन 0। मुझे लगा ये ग्रेटर देन ऐसा ही होगा। कोई बात नहीं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। सही कह रहा है मोनू भाई। एल, हाँ तो बता रहे थे कि लेस का मतलब एल की तरफ से बनता है, तो ये 0 से कम होगा। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब ये है कि 0 से कम है। और ऐसा किस कंडीशन में था, किन गुड्स के लिए था? इंफीरियर गुड्स के लिए था। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा आपका? पहले देखो आपकी ये इनकम हो गई। इसमें अगर हम देखा तो क्या इससे डायग्राम से या फिर इनसे क्वेश्चंस आते हैं स्टेट? नहीं, डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन डायग्राम का जो स्लोप है, जो डिमांड कर्व का हम स्लोप बना रहे हैं, वो स्लोप का आइडिया तभी होता है जब डायग्राम बना लेते हैं। वैसा भी सारी चीजें ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड। देखो ये मान लो कि 10, 20 और यहाँ 100 और यहाँ 200। जब आपकी डिमांड 100 रुपये, जब आपकी इनकम 100 रुपये थी तो आप लगभग 20 की क्वांटिटी परचेज कर रहे थे। जैसे ही आपकी इनकम 100 से बढ़ के 200 हो गई तो क्या करोगे? या तो इसको लेना छोड़ दोगे या डिमांड इसकी कम कर दोगे। नहीं, जब 100 रुपये कैसे 100 रुपये दे दो तो 20 खरीदी, 20 खरीदी, जब हमारे पास 200 रुपये हो गए फिर हमारे 100 रुपये 10 खरीदी। 10 इसलिए खरीदी क्योंकि इंफीरियर गुड्स है। जैसे ही हमारे पास आय बढ़ेगी तो हम उनकी डिमांड है वो कम कर देंगे। तो इसमें डिमांड कर्व कैसे बनेगा? इसमें डिमांड कर्व ऐसे बनेगा, अपवर्ड बनेगा, यानी आपका राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव के लिए। जनरली जो हमारा डिमांड कर्व है वो बनता है ऐसे, यानी लेफ्ट टू राइट बनता है, डाउनवर्ड स्लोप। अगर राइट टू लेफ्ट अपवर्ड स्लोप बन रहा है तो ये नेगेटिव डिमांड कर्व को डिनोट करता है। एरो देखो ना कहां जा रहा है, ये हमारा D1 था, ये D2 हो गया। लेफ्ट को दाएं कहते हैं ना,
बाएं, लेफ्ट को बायां, ये उल्टा। नहीं, ये तो शुरू लेफ्ट टू राइट। खब्बा, लेफ्ट, नेगेटिव और जीरो हमने देख लिया डायग्राम के साथ। अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव के बारे में। 3 मेजर कैटेगरी थी, अब 2 पॉजिटिव के साथ ही हमारी सब कैटेगरी निकल के आती हैं। पहला है इसमें यूनिटरी, यानी जहां पे इक्वल टू 1 होगा, फिर उसके बाद आती है हाई और फिर आती है लो। तो ये 3 सब कैटेगरी हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ इनकम के बारे में बात करें, यानी मांग की जो आय लोच है, अगर वो सकारात्मक है तो सकारात्मक 3 तरीके से सकारात्मक हो सकती है हमारी। क्या समझे? मांग की जो आय लोच है वो अगर सकारात्मक है, सकारात्मक किस केस में होगी? या तो वो नॉर्मल गो कमोडिटी के केस में होगी या वो वबलन गुड्स के केस में होगी। तो वो 3 तरीके से हो सकती है हमारी, यूनिटरी, हाई और लो। इन्हीं तीनों को हम एक एक करके यहाँ पे समझ रहे हैं और साथ के साथ एक छोटा छोटा डायग्राम बनाते चलेंगे। देखो, यूनिटरी नाम से ही समझ में आता है कि जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी? इक्वल टू 1 होगी। हमने सेम प्राइस इलास्टिसिटी में भी ये बात करी थी, ईडी इक्वल टू 1 है, एक चीज करी थी हमने, है ना? तो बोल दो, करी थी। उसमें क्या कंडीशन था कि जितना प्राइस में इंपैक्ट पड़ा, मान लो उस पे 10% का चेंज आया था प्राइस में, तो डिमांड में कितना चेंज आ रहा था हमारा? ठीक है, यानी कि जितना मूल्य पे फर्क पड़ा उतना ही डिमांड पे फर्क पड़ा। अब इनकम के केस में देखें हम इसको, तो मान लो कि इनकम जो है हमारी, इनकम 10% बढ़ती है तो डिमांड भी हमारी 10% ही बढ़ेगी, यानी दैट प्रोपोर्शनेट चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। तो यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी में क्या करा हमने कि जितना परसेंटेज चेंज आया हमारी इनकम में उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज आ गया हमारी डिमांड में। तो इसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम जब 1 के बराबर होगी तो इसको यूनिटरी इलास्टिक ऑफ इनकम बोलेंगे हम यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये किसके केस में हो सकता है आपका? इसको कह लो कंफर्टेबल जो गुड्स होती है हमारी, कंफर्ट गुड्स। जैसे अपने चिराग भाई ने एसी ले लिया, ठीक है, और क्या हो सकता है अपना क्या बोलते हैं, कार होगी, बड़ी कार। पहले हैचबैक थी, अब सेडान ले ली, सेडान थी तो एसयूवी ले ली, एसयूवी थी तो कुछ और ले लिया, XYZ। अच्छा, उसके बाद जैसे घर में ओवन था तो एयर फ्रायर ले आए, एयर फ्रायर था तो बड़े वाला मल्टी वाला ओवन ले लिया हमने। पहले एलपीजी गैस थी तो अब इंडक्शन ले लिया। तो ये जो कंफर्ट गुड्स हैं हमारी, बेसिकली इनका क्या है कि जिस प्रोपोर्शनेट में हमारी इनकम बढ़ी है तो उसी प्रोपोर्शनेट में हम इनको खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर इनकम नहीं बढ़ी तो इनके बिना भी तो काम चल ही रहा था ना। मतलब बेसिकली इकाई उसके लिए होगी जिनको आप, अगर आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, बढ़ के नहीं आ रहे हैं, तो आप जिस कंडीशन में हो वहीं पे काम चला रहे हो, और जितने पैसे आ रहे हैं उसी हिसाब से उस सामान को खरीदने की कोशिश कर रहे हो। तो इस कंडीशन में इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कुछ। मान लो यहाँ पे क्वांटिटी थी और यहाँ पे आपकी इनकम होगी, हाँ, यूनिटरी गुड्स के लिए, ठीक है। इनकम मान लो आपकी 100, 200, और एक्सपेंडिचर में आप यानी क्वांटिटी में आप ले लो 50 और 100। जब आपके पास 100 रुपये इनकम थी तो आप लगभग 50 की किसी चीज के लिए डिमांड कर रहे थे, ठीक है। जब आपकी इनकम बढ़ के 100 रुपये से 200 रुपये होगी तो आपने डिमांड करनी शुरू कर दी 100 की। 100 से बढ़ के 200 हुई तो आपने डिमांड भी उसी प्रोपोर्शनेट में डबल करी। देखो यहाँ 100 से 200 हुई, यहाँ 50 से 100 हुई।
जितना फर्क यहाँ है उतना ही फर्क यहाँ है। परसेंटेज में देख सकते हो आप बिल्कुल आराम से निकाल के, तो इक्वल आएगा। अब इस कंडीशन में जो हमारा डिमांड कर्व है वो ऐसा बनेगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप। इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ी हमारी, हाँ। तो आप लोगों ने ये नहीं पूछा मेरे से कि अभी तक तो डिमांड कर्व हम ऐसा बना रहे थे, उल्टा डिमांड कर्व क्यों बना दिया इसमें? मतलब ये एनर्जी का तो हमेशा डिमांड कर्व ऐसा बनाया ना, इसमें ऐसा क्यों बनाया डिमांड कर्व? तो हम डिमांड तो बढ़ी है, डिमांड तो यहाँ भी बढ़ रही थी। रेट के बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ रही है। रेट नहीं, आय बढ़ने के साथ साथ। आय के बढ़ने के साथ साथ देखो यहाँ पे हम डिमांड कर्व जो थे वो लेफ्ट से राइट जो बना रहे थे, डाउनवर्ड स्लोप बना रहे थे। वो क्यों बना रहे थे? क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा था? नेगेटिव रिलेशन था। यहाँ पे क्योंकि रिलेशन पॉजिटिव है तो डिमांड कर्व क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड बनेगा। समझ गए बात? इसको हम ये दिखा जा। देखो जब प्राइस इलास्टिसिटी हम कर रहे थे तो प्राइस इलास्टिसिटी में हमने एक चीज रखी थी कि मोर देन 1 का कंडीशन लिया था हमने, ED इक्वल टू मोर देन 1 लिया था हमने। तो ये क्या थी? 1 से ज्यादा थी। अब इसको उसी सेंस में आप समझ सकते हो कि जो हाई इलास्टिसिटी है वो 1 से ज्यादा होगी हमारी। अगर कोई कंडीशन 1 से ज्यादा है तो वो हाई पे कंसीडर हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि इनकम में जितना चेंज होगा उसके प्रोपोर्शनेट जो डिमांड में है चेंज ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल इनकम में चेंज हुआ 10% का हमारा, ठीक है, और डिमांड में उसका सीधा सीधा 25% चेंज हो गया। क्लियर? इनकम में 10% का चेंज हुआ, डिमांड में 25। हाई इलास्टिसिटी ऑफ इनकम में हम क्या ED is equal to more ED more than YED is equal to more than 1। equal to or more than दोनों है। अरे इक्वल टू का मतलब है कि ये जो इलास्टिसिटी है वो बराबर है 1 से अधिक पे। चलो इक्वल टू हटा दो, सही सेंस तो यही बनेगी। ठीक कह रहे हो आप? इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज मोर देन 1। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है जैसे जो इसमें हाँ वही फॉर्मूला, वही देखो हमने इनकम रखना है। उसको भी अभी समझा देता हूँ इस फॉर्मूले, ये तीनों हो जाए तो फॉर्मूले में समझा दूंगा मैं। यहाँ पे मान लो सपोज करो कि हमारी इनकम पहले 100 रुपए थी, 100 रुपए से बढ़ के होगी 110, और डिमांड में क्या करा हम? पहले जब 100 रुपए इनकम पे 100 रुपए की डिमांड कर रहे थे तो अब डिमांड हमने 125 कर दी। यहाँ पे कितने का फर्क पड़ा? 10 का। यहाँ पे कितने का फर्क पड़ा? 25 का। देखो हम कोई भी एक कमोडिटी का नाम बता दो जो आप खरीदना चाह रहे हो। सपोज करो कि मिल्क का ही एग्जांपल ले लो आप। जब आपकी 100 रुपए इनकम थी, ठीक है, तब आप मिल्क परचेज कर रहे थे 100 रुपए का, या रुको 1000 रुपए इनकम कर लेते हैं। जब 1000 रुपए इनकम थी तो 100 रुपए का मिल्क परचेज कर रहे थे। आपकी इनकम बढ़ के 1100 होगी, आपने मिल्क परचेज करना शुरू कर दिया 125 का। ठीक है, यहां पे इस कंडीशन में क्या है कि जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो कांस्टेंट है। अच्छा, ये डिमांड कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ाई है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाई है बेसिकली हमने, उसकी मात्रा को बढ़ा लिया है हमने। पहले 1 लीटर खरीद रहे थे 100 रुपए का, अब लीटर रेट तो वही है 100 रुपए लीटर है, अब 1.25 लीटर खरीद रहे हैं हम दूध। जब भी हम इनकम के बारे में बात कर रहे हैं ना, जहां पे इनकम इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रही है, तो वहां पे हम प्राइस को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। और जब प्राइस की बात कर रहे थे तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट थी, अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज थी। तो इस कंडीशन में जब अदर थिंग की बात कर रहे हैं तो प्राइस ऑफ
कॉमोडिटी जो है उसको हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, यानी वो प्राइस वही है जो पहले था, उसमें प्राइस में घटाया बढ़ा नहीं हुआ है, सिर्फ हमारी आय के कारण उसमें फर्क आ रहा है। 1000 से बढ़ के 1100 होगी, 125 होगी। हाँ ठीक है, अब इसका अगर डायग्राम बनाओगे तो ये ले लो, ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। मेरा कर्व सही नहीं बन रहा है क्योंकि मैंने पूरा माप के नहीं बना रहा हूं, आप लोगों का जब ग्राफ से बनाओगे तो सीधा बन जाएगा ये, ठीक है। ये ज्यादा थोड़ा सा और स्लांट होगा, जो इससे पहले वाला जहां पे इकाई इक्वल टू 1 वाला करा था वो बिल्कुल 45 डिग्री पे था आपका, मतलब बिल्कुल जो स्टेट था 45 डिग्री पे था। ये जो है 45 डिग्री से अप की तरफ बढ़ेगा, मतलब 45 से आप इसको मान सकते हो 55 के करीब ये इसका जो डिग्री होगी वो उस पे स्लांट होगा। ये क्या मेंस में क्वेश्चन आ सकता है? हाँ, मेंस में क्वेश्चन बन सकता है भाई, बिल्कुल। मेंस में आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में डिमांड क्या है, डिमांड के बारे में बताओ, या किस किस तरीके से डिमांड को मापा जा सकता है, उपभोक्ता की आय बढ़ने के कारण डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेंगे। बिल्कुल, क्रिटिसाइज भी हो सकता है। क्रिटिसाइज करना है, मान लो अगर इसको जैसे क्रिटिसिज्म हो गया कि वो उपभोक्ता की आय बढ़ने के कारण जो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उसका क्रिटिसिज्म क्या होगा। देखो, आय बढ़ने पे अगर डिमांड बढ़ेगी तो सीधा सीधा इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति का। मुद्रास्फीति के कारण और क्या हो सकता है, मुद्रास्फीति होगी, महंगाई तो बड़ी बड़ी, साथ में होल्डिंग और शॉर्टेज का भी कॉन्सेप्ट आता है साथ में, हो गया। अरे जो हाई इलास्टिसिटी होगी उसका एग्जांपल लिख लो, वो किस कंडीशन में हो सकती है हाई इलास्टिसिटी। हाँ, हाई इलास्टिसिटी होगी आपकी वेबलन गुड्स में, जो कि विशेषता वाली जो चीजें होती हैं उनके कंडीशन में सिर्फ जो होती है हमारी इनकम इलास्टिसिटी वो हाई होती है। लग्जरी गुड्स पे हाँ, बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी। अब लो की बात करें, बात आ जाएगी कि जैसे पेट्रोल 2000 के लीटर हो तभी तो हमारी इंडियन लो की बात वही, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी में हमने क्या करा था कि लेस देन 1 था, यहां भी लेस देन 1 की बात कर रहे हैं हम, मतलब वेबलन गुड्स में होगा ना हाई इलास्टिसिटी जो पहले किया है उसका एग्जांपल था वेबलन गुड्स। अब लो की बात कर रहे हैं, लो किस कंडीशन में हो सकती है, यानी लो का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ईडी इक्वल टू YED इक्वल टू लेस देन 1, यानी कि इनकम में जितनी परसेंटेज का फर्क पड़ा उसके कंपैरिजन जो डिमांड है हमारी वो कम इंपैक्ट हुई। फॉर एग्जाम्पल, हम लेकिन डिमांड भी बढ़ेगी कम बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी आज इनकम अगर 1000 रुपये है तो मैं लगभग मिल्क जो खरीद रहा हूं वो 150 रुपये का मिल्क खरीद रहा हूं, ठीक है। मेरे घर में मान के चलो हम 3 मेंबर हैं और 150 रुपये के मिल्क में मेरा काम अच्छा चल रहा है, ठीक है। मेरी इनकम 1000 रुपये से बढ़ के 1100 होगी। भाई देखो, मेरा काम तो यहाँ भी चल ही रहा था ना, अच्छा, मेरे को कमी तो थी नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, इस दूध की थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा लूंगा। अगर इसमें 1 लीटर आ रहा था 150 रुपये में, मान लो 1 लीटर आ रहा था तो मैं 1.5 लीटर कर लूंगा, 210 रुपये का मिल्क परचेज कर लूंगा, यानी 1.5 लीटर। अब अच्छा 150 रुपए है ना, हाँ, 150 रुपये लीटर के हिसाब से मैंने मिल्क मान लिया। भाई 1 लीटर मेरा काम चल रहा था 3 मेंबर के लिए, जैसे ही मेरी इनकम बढ़ती है तो मैंने थोड़ा सा मिल्क पे बढ़ा लिया, मतलब एग्जैक्टली नॉट टू बी परसेंटेज। इसको अब वो ना करना कि भाई सर परसेंटेज तो डिफर कर रही है यहाँ पे कि ये परसेंटेज ज्यादा है। अगर परसेंटेज वाइज जाना है तो ये मान लो कि 150 रुपये में 2 लीटर मिल्क आ रहा था,
अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, लगभग 160 रुपये का मिल्क लेना शुरू कर दूंगा कि 2.25 लीटर मुझे मिल्क में काम चल गया मेरा, 1000 रुपये से 1100 बढ़ने पे मेरा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इनकम में जो चेंज था वो 10% था लगभग, और डिमांड में जो चेंज हुआ वो हमारा 2% का हुआ। बेसिक नेसेसिटी की आइटम्स होती हैं, बेसिक गुड्स या सर्विसेज, जैसे मिल्क का एक एग्जांपल ले सकते हो, सॉल्ट का एग्जांपल यहाँ लिया जा सकता है। और डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम इसका और ज़्यादा स्लांट में बनेगा आपका। ठीक, तो यहाँ हमारी इनकम इलास्टिसिटी प्लस इनकम इलास्टिसिटी की डिग्री यहाँ ये खत्म हो जाती है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, क्रॉस इलास्टिसिटी, जिसमें सिर्फ 3 ही डिग्री हैं और बड़ा सिंपल सा है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी के साथ। तो आगे क्रॉस इलास्टिसिटी करेंगे। एक तो नॉर्थ इंडिया में गर्मी इतनी हो चुकी है, स्वेटिंग में बुरा हाल है, एसी काम नहीं कर रहे हैं और अनकम्फर्टेबल बहुत ज़्यादा कर रही है कंडीशन। खैर एनीवे, चलो जल्दी से वाइंड अप करते हैं इसको। बात आगे हम कर रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी पे। अभी तक हम 2 के बारे में पढ़ चुके हैं। एक प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा हमने कि प्राइस का इम्पैक्ट क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था आपका इनकम इलास्टिसिटी, इनकम का इम्पैक्ट क्या हुआ उस पे, डिमांड पे, और तीसरी आ गई क्रॉस इलास्टिसिटी। फिर थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ कि जब हमने डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड के बारे में जाना था, तो हमने एक चीज करी थी वहां पे कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो अदर थिंग्स में प्राइस को छोड़ के हम और चीजों के बारे में बात कर रहे थे और फैक्टर के बारे में। तो प्राइस से प्राइस इलास्टिसिटी इंपैक्ट होती है, तो अदर फैक्टर से इनकम और सब्स्टिट्यूशनल रोल या कॉम्प्लीमेंट्री रोल। जो क्रॉस इलास्टिसिटी है बेसिकली वो हमारी काम करेगी सब्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूशनल को हम कहते हैं प्रतिस्थापन, और इनको हम कहेंगे पूरक। जल्दी से पहले क्रॉस इलास्टिसिटी को समझ लेते हैं। देखो अभी तक हमने जब बात करा था क्रॉस इफेक्ट क्या होता है कि 2 क्लोज सब्स्टिट्यूशनल हैं। पहले इसका केस ले लेते हैं। 2 क्लोज सब्स्टिट्यूशनल है हमारी टी एंड कॉफी। क्लोज सब्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि एक दूसरे के लगभग पूरक या पूर्ण पूरक हम जिनको कह सकते हैं। अगर टी का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाता है तो इम्पैक्ट हमें पता था क्या होगा। यहाँ पे इम्पैक्ट हमारा कि जो डिमांड फॉर कॉफी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके पीछे की डेप्थ नहीं जा रहे हम अभी कि जो चाय पीने वाले लोग थे वो भी कॉफी की तरफ जाना शुरू कर देंगे, तो इसलिए होगा तो वही डिमांड इसीलिए तो इंक्रीज करी ना इसकी, क्योंकि ये लोग जो पहले चाय पी रहे थे इन्होंने ये मांगना शुरू कर दिया। अब ऐसे ही देखो एक का प्राइस था, दूसरे की डिमांड थी, तो इम्पैक्ट क्या हुआ, क्रॉस इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ। 2 क्लोज सब्स्टिट्यूशन लिए हमने, एक कॉफी थी एक डिमांड थी। टी का तो जो है वो प्राइस बढ़ता है और कॉफी की बढ़ जाती है डिमांड। इसी की लिखा नीचे हमने देखी डिमांड फॉर कॉफी और ये प्राइस फॉर टी। इसी को हमने क्रॉस इलास्टिसिटी माना। अब हमें देखना है कि क्रॉस इलास्टिसिटी, जब क्रॉस इलास्टिसिटी में आते हैं तो इलास्टिसिटी का मतलब मैंने कल भी बताया था कि कितनी इम्पैक्ट पड़ रहा है।
इसका टी का प्राइस बढ़ा हाँ जी। और डिमांड कॉफ़ी की बढ़ी, हाँ तो कॉफ़ी की जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और टी की जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी डिमांड घटेगी, किसकी डिमांड करेगी? टी की डिमांड घटेगी। हम जब डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में लिखते हैं तो क्या हम कभी ये कहते हैं, यही कहते हैं ना कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज इट्स डिमांड डिक्रीज। हमने क्या कभी किसी डेफिनेशन में ये लिखा है कि इफ द डिमांड इंक्रीजेस प्राइस आल्सो इंक्रीजेस? नहीं लिखा ना। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम प्राइस के साथ उसका कॉन्टेक्स्ट निकाल रहे हैं। हम प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड को माप रहे हैं, डिमांड के कंपैरिजन में प्राइस को कभी नहीं मापते हम यहाँ। तो इस कारण से प्राइस के बढ़ने से डिमांड तो बढ़ती है, और ये भी बात सही है कि जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस तो बढ़ेगा, लेकिन वो एस्पेक्ट ऐसा है कि वो आपको बिन मैन्युफैक्चरर के एस्पेक्ट से सोचना है। जो हम डिमांड पढ़ रहे हैं वो कंज्यूमर के एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं। डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा ना। तो यहाँ हमें खरीदने वाला बन के सोचना है जो हम हैं, और जब हम चीजों को बेच रहे हैं तब हमें बेचने वाला बन के सोचना है। तो इसलिए वहां पे हम प्राइस के अकॉर्डिंग सप्लाई को चलाते हैं, यहाँ पे हम डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कंज्यूमर। क्रॉस इसलिए बताया है आपको कि प्राइस एक कमोडिटी का इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड दूसरी कमोडिटी की इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे प्राइस पे एक का फर्क पड़ा। वैसे तो जनरली क्या है, प्राइस बढ़ने पे क्या होना चाहिए? डिमांड तो डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन प्राइस तो टी का बढ़ा ना, टी की तो डिमांड घटी गई, लेकिन उस टी के डिमांड घटने के कारण कॉफी पे क्या पड़ा? इसको थोड़ा सा और अगर मैं और बिल्कुल सिंपल करूं तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये टी और कॉफी दो क्लोज सब्स्टिट्यूशन है। अब प्राइस इसका भी होगा और डिमांड इसकी भी होगी, प्राइस इसका भी होगा और डिमांड इसकी भी होगी, ठीक है। प्राइस बढ़ा इसका, अब इसका इंपैक्ट इस पे क्या आएगा? डिमांड घटेगी ना इसकी, तो टी की डिमांड घट गई भैया, लेकिन टी की डिमांड घट गई। अब जो टी और कॉफी है ऐसी चीज है कि कंज्यूमर तो है इसके मार्केट में। अब अगर आपको कोई एक चीज महंगी मिलनी शुरू हो जाती है तो उसके बाद आप क्या करते हैं? उसका अल्टरनेट खोजते हैं ना मार्केट में। मान लो कोई आप एक टैबलेट की भी बात करो तो फॉर एग्जांपल अगर डिस्प्रिन महंगी होगी तो सेरेडोन लेना शुरू कर देंगे लोग हेडेक में। तो वही है, अब जिसको चाय कॉफी पीनी है, मतलब कि जिसको कैफीन की जरूरत है, वो क्या करेगा? टी की जगह कॉफी पिएगा। अब टी की जगह कॉफी पिएगा क्योंकि टी महंगी है, तो अब क्या करेंगे? ज्यादा लोग डिमांड किसकी करनी शुरू कर देंगे? कॉफी की करनी शुरू कर देंगे। जैसे अपना चिराग को चाय पसंद नहीं है, कॉफी पसंद है, प्राइस क्या करेंगे? स्टेबल रहेगा। इसका हम बीइंग अ कंज्यूमर हम ये मान के चलते हैं कि इसका प्राइस वही के वही है, इसका प्राइस नहीं छटा है अभी। लेकिन जब बात करें हम सप्लाई साइड पे जाते हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तब हम देखेंगे कि डिमांड हमारी बढ़ रही है तो अब हमें प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं डिमांड की तो हम एज अ कंज्यूमर सोच रहे हैं, हम कंज्यूमर की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसीलिए जो क्लास +1 का इस कंप्लीट टॉपिक का नाम है उसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पे उपभोक्ता के बारे में हम सोच रहे हैं, तो इसीलिए उपभोक्ता के अकॉर्डिंग ही हम डिमांड को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्लियर है ये चीज? नहीं, कहाँ अटके हो भाई? सुनाओ। यही नहीं समझ आ रहा क्या ये कथा समझ नहीं आई है। देख, आप कॉफी पीते हो, ले आपके कॉन्टेक्स्ट में सीधा पूछा, आप कॉफी पी रहे हो, आपको कॉफी पसंद है। आज के टाइम में अगर हम मान के चले कि कॉफी का प्राइस 15 रुपीज था हॉट कॉफी का, और जो टी का प्राइस था वो भी लगभग 15 रुपीज मान लिया हमने। कल आप गए मार्केट में, बोला भाई कॉफी बना दे, उसने कहा बाबूजी कॉफी है 30 रुपए की। आपको तलब थी कि कैफीन चाहिए आपकी बॉडी को, और बोला चाय बाबूजी वही 15 रुपए की है। इस कंडीशन में क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी हम डिमांड या प्राइस के बारे में बात करते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड लेके चलते हैं, उस पर भी इनकम का इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे इनकम के इम्पैक्ट को भूल जाओगे। आपके पास जेब में 100 रुपए थे, 100 रुपए से आपको 10 काम करने थे, 10 में से एक काम कॉफी या चाय पीना भी था,
आपका आइडिया था कि आपने 15 रुपए ही अपना जो एक्सपेंडिचर बजट था वो आपने बना रखा था 15 रुपए के हिसाब से कॉफी का, और जब आज आप मार्केट में जा रहे हो तो आपको कॉफी 30 रुपए की मिल रही है। अब बॉडी को जरूरत है तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे ये बताओ? चाय पियोगे। अब यस्टरडे के केस आप यहाँ मेरे को एक बात बताओ कि आपने जैसे बताया कि कॉफी का प्राइस तो बढ़ गया, हाँ, लेकिन टी की ऑलरेडी डिमांड बढ़ी हुई है। टी की कहाँ ऑलरेडी हुई आपके केस में? चलो ठीक है, कि आपने क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हो, तो टी की ऑलरेडी जब डिमांड बढ़ी हुई है तो फिर टी का प्राइस भी गेन करेगा ना उस हिसाब से। टी का प्राइस गेन करेगा लेकिन लॉन्ग टाइम में। आज ही क्या पॉसिबल है कि भाई आज एक चीज की डिमांड बढ़े? जैसे फ्यूल का एग्जांपल है अभी करंट में, जब जैसे ही फ्यूल की शॉर्टेज होनी शुरू हुई थी, क्या एकदम से फ्यूल का प्राइस बढ़ गया था? अगले दिन धीरे धीरे करके बढ़ा है ना फ्यूल का प्राइस। तो ऐसा ही सेम यहाँ भी होगा। ऐसा नहीं हो, अगर देखो दूसरी बात आपके कॉन्टेक्स्ट में बताऊं और आपकी बात बड़ी करूं, अगर ये 15 रुपए से 30 रुपए हुई है तो चाहे 15 से 18 होगी 20 होगी, एकदम से इसके बराबर नहीं जाएगी। अगर दोनों ही कमोडिटी सेम पेस में बढ़ेंगी तो क्रॉस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा। दूसरे की डिमांड अगर मान लो ये भी बढ़ के 25 रुपए की हो जाए और ये भी बढ़ के 25 रुपए की हो जाए, तो जब 25 खर्च करने हैं तो फिर वो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वाला मैटर आ जाएगा कि वो दूसरे पे शिफ्ट ही क्यों करेगा जब उसको अपना ही मिल रहा है। समझ रहे हो चीज को? क्लियर है या दोबारा एक बार बस ये रिपीट कर दो। आप कॉफी पी रहे थे, 15 रुपए की पर कप की कॉफी थी और 15 रुपए की ही टी थी। नेक्स्ट डे कॉफी का प्राइस 15 से बढ़ के 30 हो गया, और आप पे लेवरेज लेते हुए आपके केस में जो आपकी बात को कंसीडर करते हुए हम मान रहे हैं कि टी का भी प्राइस बढ़ा दिया हमने, और टी का प्राइस हो गया 20 रुपए पर टी। इस कंडीशन में प्राइस किसका ज्यादा है? कॉफी का है। अगर एक दो गुड्स में से एक गुड्स का प्राइस ज्यादा होगा तो दूसरी पे लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे? तब भी तो जो कॉफी पीने वाले थे उसमें से कुछ लोग घट के कॉफी छोड़ के टी पीना शुरू कर देंगे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि प्राइस कॉफी का बढ़ा आप वाले केस में, और डिमांड बढ़ गई टी की। अगर यहाँ इस रेट पे ये सपोज करो कि जो 15 रुपए रेट था, कॉफी पीने वाले मान लो 70 थे और टी पीने वाले 30 थे। ठीक है, क्लियर है? जैसे ही प्राइस 30 और 20 रुपए होता है, दोनों का प्राइस बढ़ गया, लेकिन कंपैरिजन में कॉफी का ज्यादा हुआ, तो क्या हो गया? इसमें से आधे लोग टूट के इधर चले गए, ये 30 रह गए और ये 55 हो गए। तो डिमांड किसकी बढ़ी? 35 लगा लो, 35 रह गई, तो डिमांड तो अभी भी टी की बढ़ी ना। डिमांड किसकी बढ़ी? अभी भी टी की ही बढ़ी है ना डिमांड। बेशक से कंपैरेटिवली किस हिसाब से बढ़ी वो हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर एक भी बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक, ये है क्रॉस इलास्टिसिटी का। तो क्रॉस इलास्टिसिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इफ आ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी increases, the demand of Y commodity is increased। ठीक है, ये क्रॉस इलास्टिसिटी है। बेसिकली क्रॉस का कि एक चीज के इम्पैक्ट के कारण दूसरे की दूसरी साइड इम्पैक्ट कर रही है। यहाँ पे क्या करा? प्राइस और डिमांड दोनों एक साइड है ना, एक साइड प्राइस है, एक साइड डिमांड है, एक साइड प्राइस है, एक साइड डिमांड है। प्राइस इसका बढ़ता है, डिमांड उसकी बढ़ती है। डिमांड इसकी कम हुई, प्राइस उस पे सॉरी डिमांड इसकी कम हुई। अगर एक एस्पेक्ट देखा जाए तो इसके प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड तो इसकी कम होगी ना, लेकिन दूसरे की डिमांड बढ़ भी गई है। ठीक है, उसका प्राइस हमने स्टेबल माना था। तो ये हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी है। अब जैसे ही हमने प्राइस इलास्टिसिटी की 5 डिग्रियां करी थी, 5 तरीके की होती है, 5 तरह का इम्पैक्ट है। इनकम इलास्टिसिटी की हमने 5 डिग्रियां करी, ऐसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी की भी कुछ डिग्री हैं। बेसिकली इसको 3 तरह की डिग्री में डिवाइड किया जाता है। ठीक है,
जो कि है हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, या इसको हम कहेंगे नो इलास्टिसिटी। ठीक, इसका इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला हम लिख देते हैं। ई स्टैंड फॉर इलास्टिसिटी, एक्स वाई यानी कि दो गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स गुड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड्स। ठीक है, इसको उतार दो। Degrees of cross elasticity. पहला है पॉजिटिव, सेकंड है नेगेटिव और थर्ड है आपकी जीरो। इसको कहेंगे सकारात्मक, ऋणात्मक या नकारात्मक भी कह सकते हैं इसको, और कोई संबंध नहीं या शून्य। देखो, अब पॉजिटिव नेगेटिव उसको आपको डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएंगी। हमने एक एग्जांपल लिया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। पूरा कॉस्ट पे ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल लिया। चाय और कॉफी के केस में क्या हुआ था हमारा, जब प्राइस इंक्रीज होता है टी का तो इम्पैक्ट क्या हुआ था, डिमांड इंक्रीज किसकी हुई थी, कॉफी की। ठीक है, ये तो सब्स्टिट्यूशनल गुड्स का एग्जांपल है। हाँ सब्स्टिट्यूशन लिख रहा हूँ, सॉरी भाई दिमाग कहीं और चला गया है। सॉरी सब्स्टिट्यूशनल गुड्स, प्रतिस्थापन। इसमें क्या हुआ था, जो प्राइस था इंक्रीज किया टी का और रिजल्ट क्या रहा उसका, डिमांड जो थी इंक्रीज हुई कॉफी। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है यहाँ पे, जो कि हम मेन इलास्टिसिटी का क्या है, जो इलास्टिसिटी देख रहे हैं वो क्या है कि प्राइस का डिमांड के साथ क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या इनकम का डिमांड के साथ क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ी हमारे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाता है पॉजिटिव, इसलिए कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड इंक्रीज हो रही है। लेकिन अदर गुड्स क्यों नहीं हो रहे? डिमांड तो बढ़ रही है ना मार्केट में से। यहाँ एक चीज निकल के आती है कि यहाँ पे डायरेक्ट जो डिमांड है वो इम्पैक्ट नहीं हो रही है, मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट का मतलब है यहाँ पे डायरेक्ट डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। जो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है वो यही बनेगा इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशनल गुड्स, प्राइस इंक्रीज विल लीड द इम्पैक्ट ऑन डिमांड। जनरली क्या होगा कि भाई अगर प्रतिस्थापन वस्तुओं में वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे दिमाग में एक फ्रेमिंग हो जाती है कि मांग पैसा बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की मांग घट जाएगी, कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की मांग घट जाएगी। लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट डिमांड पे खेल रहा है, वो दूसरी गुड्स की डिमांड की बात कर रहा है। जब लेकिन अगर अच्छा आपको ये देगा जब प्रतिस्थापन वस्तु किया जाएगा। हाँ,
तो वहाँ क्रॉस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन में, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्वेश्चन में थोड़ी बहुत हिंट मिल जाएगी अगर आप पकड़ोगे तो। हिंट होगी जरूर उसमें क्वेश्चन में कि वो कौन सी गुड्स के बारे में पूछ रहा है, किस कंडीशन के बारे में पूछ रहा है आपसे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में पूछ रहा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पूछ रहा है आपसे, तो वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा भाई वो। उसके बाद नकारात्मक, हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री, यानी पूरक वस्तुएं। एग्जाम्पल जैसे आपका कार पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, हमारा पेट्रोल की कारों की डिमांड जो थी वो कम हो गई हमारी, ठीक है। ये तो सिंपल ही है, नॉर्मल गुड्स की तरह। अब यहां से मैं एक क्वेश्चन आपसे करूं कि पूरक वस्तुएं और सामान्य वस्तुओं के संबंध में या संदर्भ में यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग पर क्या प्रभाव होगा। कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक वस्तुएं और सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घटेगी। पेट्रोल मैंने क्या कहा आपको कि सामान्य वस्तुएं और पूरक वस्तुओं के संदर्भ में दोनों ही। यार सामान्य वस्तु के केस में भी तो यही हो रहा है, नॉर्मल गुड्स में भी तो यही हो रहा है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज ही होती है उसकी। वो चीज समझो ना कि क्वेश्चन में क्या दिया है, हिंट क्या दिया आपको, नॉर्मल गुड्स थी और पूरक वस्तुएं थी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थी। यही क्वेश्चन अगर मैं कहूं इन केस ऑफ वेबलन गुड्स, if the price increases of a commodity what will be the impact on demand, ठीक है। वेबलन गुड्स के केस में क्या होगा कि वहां पे इलास्टिसिटी कैसी थी, प्राइस इलास्टिसिटी और क्या बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। वेबलन गुड्स में कैसी होती है, इनकम और प्राइस दोनों ही वहां पे पॉजिटिव है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, समझ रहे हो। इसीलिए वस्तुओं को कैटेगराइज करके समझ लो उनको, कि जैसे जब इसके रिवाइज करने के लिए नोट्स बनाओगे ना तो एक काम करना, 3 कॉलम बनाना ऐसे, नॉर्मल वस्तुएं, खराब वस्तुएं और लग्जरी वस्तुएं, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को याद रखने का बता रहा हूं कैसे करना है। उसके बाद यहाँ एक टेबल बनाना, कीमत, आय और क्रॉस, किसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे प्राइस का नॉर्मल वस्तु पे क्या है, नकारात्मक है, घटिया है सकारात्मक है, वाबलन है सकारात्मक है। उसी तरह आय का नॉर्मल पे क्या है, पॉजिटिव है, इंफीरियर पे नेगेटिव है और वाबलन पे पॉजिटिव है। उसके बाद अगर क्रॉस पे नॉर्मल गुड्स की बात करें, नॉर्मल गुड्स में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल गुड्स लेंगे हम, तो प्राइस बढ़ेगा यहाँ पे तो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी यहाँ पे। उसके बाद जब कॉम्प्लीमेंट्री लोगे तो नेगेटिव आ जाएगी, और वाबलन गुड्स लोगे यहाँ पे वाबलन गुड्स पे क्रॉस इलास्टिसिटी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से बना के याद रख सकते हो ये। अब एक इलास्टिसिटीज में ऐसी है, अभी तक हमने शून्य इलास्टिसिटी तो पढ़ी है, जहां पे शून्य इलास्टिसिटी में अभी तक क्या होता था कि किसी भी आय पे या किसी भी कीमत पर हम एक जैसी डिमांड को रखते थे, जो कि हमारी नेसेसिटी गुड्स के लिए होती थी। अभी तक प्राइस और इनकम वाले में हमने यही पढ़ा था। शून्य इलास्टिसिटी का कुछ कर्व ऐसे बना रहे थे ना हम, जहां पे ईडी इक्वल टू 0 थी या ईवाई इक्वल टू 0 थी। अब क्रॉस इलास्टिसिटी में शून्य क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी में शून्य है, कोई संबंध नहीं है। जैसे ऐसे दो गुड्स का हमने कंपैरिजन कर लिया जिनका आपस में कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जैसे मैं अगर कंपैरिजन करूं शुगर और शूज, जूते और चीनी, कोई कंपैरिजन है इन चीज का। मोबाइल और पेट्रोल, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मैंने दूसरा कंपैरिजन कर लिया कि कार और आप ले लो क्या बोलते हैं बिल्डिंग मटेरियल,
जहां जिनके बीच में आपस में कोई संबंध नहीं बन सकता, तो वहां क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में उसको जीरो इलास्टिसिटी या जीरो डिग्री ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी कहा जाता है। क्लियर? भाई लेना ही देना नहीं है कोई, तो वहां पे कैसा संबंध? कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? जैसे कि अभी अगर आप शुगर की बात करें, अच्छा ठीक है, ये लेकिन मोबाइल और पेट्रोल का बन सकता है कैसे बताओ? अगर पेट्रोल के दाम महंगे हो गए तो उनको मोबाइल का जो आने खर्चा वो पड़ेगा, क्या करते हैं भैया यार, पेट्रोल वो तो देखो आप टोटल एक्सपेंडिचर में चले गए वो आप। ऐसे तो शुगर का भी बन सकता है। अगर चीनी महंगी हो जाए तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, आप जूते नहीं खरीद पाओगे। क्या कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है? जैसे चाय और कॉफी में बन रहा था, ये कार और पेट्रोल में बन रहा था। कार महंगी हो जाएगी, बिल्डिंग मटेरियल पहुंचाना में तो मैंने कार लिखा है सर, ट्रांसपोर्टेशन या कमर्शियल व्हीकल नहीं लिखा है यहाँ पे। अगर कमर्शियल व्हीकल की कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट महंगी होती है तो बिल्डिंग मटेरियल महंगा हो सकता है। जो आपके पास BMW है उसका रेट बढ़ने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा बिल्डिंग मटेरियल पे। ठीक है, जो कुछ लोग हैं बेचारे अपनी कारों में गियर का टैगला ले जा रहा हूं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। डिमांड का हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर का फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और लगभग यहाँ से जो बेस मेजर की बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर भी यहाँ से खत्म हो जाता है। इसके बाद हमने स्टार्ट करनी है सप्लाई। सप्लाई को बिल्कुल डिमांड से अपोजिट है। एक दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसकी भी कुछ डिग्री है, उसमें प्राइस से ही रिलेटेड डिग्री बनती है, उस पर इनकम का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और कुछ फैक्टर रहते हैं। तो कल मोस्ट प्रोबेबली सप्लाई और सप्लाई की चीज़ों को हम खत्म कर लेंगे यहाँ पे, आगे फिर एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और उन स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें जो जिस टाइम इकोनॉमिक्स की पढ़ रहे हैं, चाहे वो +1 के स्टूडेंट है, चाहे वो PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन तक मेरी वीडियो जरूर पहुंचाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।